Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are in good health. आज हम अपने सिलेबस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारा जो सब्जेक्ट था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें हमने डिस्कस किया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली क्या होते हैं, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। इसके अलावा हमने डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के अपने इस करिकुलम में डिस्कस किए। हमने फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को डिस्कस किया, हमने ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस किया। इस तरह से जो मेजर इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स थे उनको हमने अपने इस पूरे सब्जेक्ट में डिस्कस किया है। और आज हम इसका लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो कंटेम्प्रेरी और ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में वो क्या हैं, या जो फ्यूचर ट्रेंड्स होंगे वो क्या होंगे। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो बहुत जो है रैपिडली चेंज हो रहे हैं विद द ड्यू पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्नैरियो है वो चेंज हो रहा है, कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है उसमें किस तरह से जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट और मुसलसल चेंज होता जा रहा है। तो उसी हिसाब से जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो ट्रेंड्स हैं, उसके डायनामिक्स हैं, वो भी चेंजिंग सिचुएशन के साथ जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे, जो इसके कंटेम्प्रेरी या करंट ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के वो क्या हैं, और इसके साथ साथ कि फ्यूचर ट्रेंड्स इंटरनेशनल रिलेशंस के क्या होंगे, कीपिंग इन व्यू द करंट ट्रेंड्स। तो ये आज के हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सबसे पहला जो ट्रेंड इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें नज़र आता है वो ये है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इट हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और उसमें डाइवर्सिटी भी बढ़ गई है। किस तरह से अभी हुआ है इसको अब हम देख लेते हैं। इट इज़ सेड दैट the world has entered in an era of multipolarization, or that international relations have become diversified in recent years। वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो रिसेंट ईयर्स में डाइवर्सिफाइड हो गए हैं, ठीक है, उनका जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो गया है। और उसकी जो रीज़न हमें नज़र आती है दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ मल्टीपोलराइजेशन। मल्टीपोलराइजेशन का जो सिस्टम है वर्ल्ड में, ठीक है, उसकी वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो डाइवर्सिफाइड हो गए हैं। मल्टीपोलराइजेशन क्या होती है? यूनिपोलर वर्ल्ड से बाईपोलर वर्ल्ड हुई, और फिर जो स्टेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपोलराइजेशन की तरफ चली गई हैं। इट मीन्स कि आज हमें दुनिया में एक या दो से ज़्यादा जो हैं वो एंटिटीज़ या स्टेट्स या एक्टर्स नज़र आते हैं हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कंपटीशन बेसिकली बढ़ गया है एंटिटीज़ के बीच में, एक्टर्स के बीच में, ठीक है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो इंक्रीज़ हो गई है। वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलराइजेशन की तरफ चली गई है। अब देखें आप, हमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं नज़र आता, हमें सिर्फ रशिया नहीं नज़र आता एज ए सुपर पावर, ठीक है, हमें डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स नज़र आती हैं, हमें जापान नज़र आता है, हमें चाइना नज़र आता है। इसी तरह हमें काफ़ी सारे जो हैं वो एक्टर्स या स्टेट्स नज़र आती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स नज़र आते हैं, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस नज़र आती हैं जिनका एक से है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो एक या दो एक्टर्स या एंटिटीज़ हमें नज़र नहीं आ रही जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप कर रही हैं, बट देयर आर नंबर ऑफ एक्टर्स, नंबर ऑफ एंटिटीज़ हु आर
एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उस वजह से डाइवर्सिफाइड हो गए हैं, उनका जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो गया है बिकॉज ऑफ दैट multipolarization. The following can be cited as some of the principal factors contributing to the diversification of today's international structure. अब यहाँ पे हम कुछ मेन फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाई करने में, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया है। सबसे पहला फैक्टर है ग्रोथ ऑफ नेशनल पावर ऑफ डिफरेंट स्टेट, पर्टिकुलरली जापान। आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में हमने जब इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस किया था 20th सेंचुरी में, जो एक पूरी सेंचुरी को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, उसमें हमने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को भी डिस्कस किया था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 किस तरह से ख़त्म होती है। वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड व्हेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड 2 बम ऑन 2 जापानीज सिटी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, और यहीं से हमें जो है वो एटॉमिक बॉम्ब का एक कॉन्सेप्ट भी दुनिया को मिलता है। तो 1945 में जापान के 2 सिटीज़ पे बॉम्ब गिराया जाता है और एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है, कम्प्लीटली सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, मुकम्मल तबाही हो जाती है। लेकिन डिस्पाइट दैट आज आप जापान को देखें, जापान में हमें नज़र आता है कि किस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की, ऑटोमोबाइल में जापान की कितनी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, टाउन प्लानिंग में जापान जो है वो दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में इस तरह से आ रहा है आजकल कि उन्होंने अपने पूरे सिटी को जो है वो कंट्री को प्लान्ड कंट्री एक बनाया है। उन्होंने प्लानिंग के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की है, इसको टाउन प्लानिंग कहते हैं। और टाउन प्लानिंग में जापान जो है वो ऑलमोस्ट दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जापान की, यहाँ पे हमने ऑटोमोबाइल की बात की है, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है जापान की, ठीक है, उसने जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक बूस्ट हो गया, ठीक है, या जो बाकी डेवलपमेंट्स हुई हैं जापान में, ये सारे जो हैं वो नेशनल पावर के इंस्ट्रूमेंट हैं, के टूल्स हैं। तो आप ये देखें कि किस तरह से एक मुल्क जो कि इफ़ेक्टिव है एटॉमिक या न्यूक्लियर बॉम्ब का, उसने किस तरह से अपनी नेशनल पावर को ग्रो किया है बहुत ही कम टाइम में। तो ये हमें नज़र आता है कि जापान की जो वर्थ है, जो जापान की इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो इंक्रीज़ हो गई है। जब किसी मुल्क की ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, जब उसके नेशनल पावर के इंस्ट्रूमेंट या टूल्स जो हैं वो बेटर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री की ग्रोथ भी उस कंट्री की जो वर्थ है वो भी इन्हांस हो जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो इस टाइम जापान पे डिपेंडेंट हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे जापान की डिपेंडेंट है, इसी तरह से उनके बाकी और जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उन पे भी डिपेंडेंट है। तो ये एक मेजर फैक्टर था जो जापान की नेशनल पावर की ग्रोथ हुई है, ठीक है, इसने भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डाइवर्सिफाई किया है। सेकंड फैक्टर है जो वेस्टर्न यूरोप है, उनमें जो कंट्रीज़ हैं उनकी किस तरह से ग्रोथ हुई है। थर्ड फैक्टर है चाइना का जो इंटरनेशनल स्टेटस एक राइज हुआ है। अब देखिए कि चाइना जो है वो इस टाइम सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिस स्टेट के हैं दैट इज़ चाइना, सबसे ज़्यादा ज़खायर जो है फॉरेन एक्सचेंज के वो चाइना के पास हैं। चाइना जो है वो पहले नंबर पे है। इसी तरह से आप देखें कि चाइनीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी में कितनी उनकी एडवांसमेंट है। चाइना जो है वो पूरी दुनिया में
वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू किस तरह से पूरी दुनिया की मार्केट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। आपका ग्वादर पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दैट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसी तरह से 65 और कंट्रीज़ में भी चाइना जो है वो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है जैसे चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। और उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट को एक्सप्लोर करना। ठीक है, चाइना अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहता है दुनिया में। तो आप ये देखें कि चाइना जो है वो किस तरह से पूरी दुनिया में जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट को एक्सपेंड कर रहा है और किस तरह से वो दुनिया की मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और पिछले चंद डेकेड्स में हम देखते हैं कि जो चाइना का इंटरनेशनल स्टेटस है वो भी राइज हुआ है। क्यों राइज हुआ है? चाइना की डेवलपमेंट की वजह से, उसकी ग्रोथ की वजह से। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिफाई करने में अपना रोल प्ले किया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि चाइना और रशिया, साइनो सोवियत जो कॉन्फ्लिक्ट है, साइनो कहते हैं चाइना को और सोवियत कहते हैं रशिया को, इनका जो आपस में बॉर्डर क्लैश है या जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है वो भी एक मंजर पे आया है, द कोलैप्स ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि कॉलोनियल सिस्टम, जैसे कॉलोनियल सिस्टम क्या था कि ब्रिटेन जो था, यूके जो था, उसकी कॉलोनीज थी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इट मीन्स कि उसने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट भी एक कॉलोनी था यूके की। तो कॉलोनियल जो सिस्टम था उसका क्लैप्स नज़र आता है। नेशनलिज्म जो है वो ग्रो कर रही है, सेल्फ अजर्टेशन ऑफ कंट्रीज़ इन साउथ ग्रो कर रही है, और जो है द इंक्रीजिंग इंक्लाइनेशन टू परस्यू नेशनल और एथनिक इंटरेस्ट अमंग द कंट्रीज़। स्टेट्स जो हैं वो अपने नेशनल और एथनिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए ज़्यादा जो है वो हमें एक्टिव नज़र आती हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने क्या काम किए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डाइवर्सिफाई करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आप ये देखें कि टाइम के साथ साथ हमें नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, स्टेट के आपस में ताल्लुकात चेंज हो रहे हैं, कीपिंग इन व्यू द स्टेटस, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री। उसकी जो से है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ रही है। ठीक है, जितना ज़्यादा कंट्री ग्रो कर रहे हैं, जितना ज़्यादा उनका इंटरनेशनल स्टेटस राइज कर रहा है, उतनी ज़्यादा कंट्री की जो इन्वॉल्वमेंट है और उसकी जो से है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी सिचुएशन आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है इंटरनेशनल रिलेशंस को। ठीक है, तो अभी भी हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। करंटली अगर हम देखें तो मल्टीपोलराइजेशन नज़र आ रही है। ठीक है, जो डिफरेंट हमने फैक्टर्स पढ़े जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो भी करंटली एग्जिस्ट करते हुए दुनिया में नज़र आ रहे हैं। आगे जी वो कहते हैं कि फर्दर मोर इंटरनेशनल रिलेशंस हैव बिकम complicated by an increase in the relative importance of international economic problems and by the fact that economic problems tend to become political issues with the intensification of interdependence among nations। हमने इंटरडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब दुनिया में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा हो गई है। हम पाकिस्तान की यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है आईएमएफ पे। हमें हर साल तकरीबन आईएमएफ से कर्ज़ा लेना पड़ता है और बड़ी स्ट्रिक्ट शराइत पे आईएमएफ से कर्ज़ा लेना पड़ता है। ठीक है, आईएमएफ कौन है? आईएमएफ एक बॉडी है जिसमें डिफरेंट स्टेट का जो कोटा है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि आईएमएफ के पीछे जो दुनिया की ताकतवर इकोनॉमिक स्टेट्स हैं उनका हाथ है। तो यहाँ से हमें एक नज़र आता है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी का फैक्ट जो कि दुनिया में बढ़ रही है विद द ड्यू पैसेज ऑफ टाइम।
और वो कहते हैं कि ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी जो है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जन्म देती है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द पॉलिटिकल इश्यूज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड जो ट्रेंड है दैट इज़ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर कंट्रोल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। हम देखते हैं कि पूरी की पूरी कोल्ड वॉर में किस तरह से स्टेट्स के बीच में आर्म्स रेस थी। आर्म्स मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल रिलेशंस में ARMS, आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, ठीक है। आर्म्स रेस का मतलब है कि स्टेट्स जो है वो वेपन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। मैक्सिमम जो है वो वेपन बिल्डिंग की तरफ स्टेट्स जा रही थी इन ऑर्डर टू काउंटर ईच अदर्स पावर, ठीक है। और उनमें जो दो मेजर स्टेट्स थी कोल्ड वार में, उनमें एक सोवियत यूनियन जिसको आजकल रशिया कहते हैं, एंड सेकंड वन वाज ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ व्हेन द वर्ल्ड वार ऑन द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। वहाँ पे जो स्टेट्स थी, जो लीडर्स थे, उन्होंने ये चीज़ रिकग्नाइज़ की कि अब जो है बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो हमें आर्म्स कंट्रोल से डिसआर्मामेंट की तरफ आना चाहिए, कि उन आर्म्स को डिसआर्म करना चाहिए, उनको डिक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमने बिल्ड कर लिए हैं। तो वहाँ से एक डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। लेकिन न्यूक्लियर कंट्रोल की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, जो 1968-69 में ऑलमोस्ट बनी थी, वहाँ से हमें नज़र आती है, जिसमें स्टेट डिसाइड करती हैं, पर्टिकुलरली द मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें यूनाइटेड स्टेट और रशिया थी, कि जी न्यूक्लियर कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द सेफ्टी ऑफ ग्लोब। जितनी ज़्यादा स्टेट्स न्यूक्लियर होती जाएंगी, मीन्स जितनी ज़्यादा स्टेट के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आती जाएगी, उतना ज़्यादा जो ग्लोबल सिक्योरिटी है दैट इज़ ऑन रिस्क। तो अभी भी ये जो न्यूक्लियर कंट्रोल पॉलिसी है, इसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अभी भी जो NPT के मेंबर स्टेट्स हैं वो क्या करती हैं, वो अपने उन प्रोटोकॉल्स को सेफ गार्ड करने की कोशिश करती हैं जो उन्होंने साइन किए हुए हैं, कि हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियर बिल्डअप की तरफ नहीं जाएंगे। USA और ईरान का भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आइडियोलॉजिकल क्लैश के बाद USA क्या कहता है, वो ईरान को रोकता है कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बिल्डअप की तरफ ना जाएं, ठीक है जी। लेकिन जो है वो बेसिकली वो किसको, न्यूक्लियर कंट्रोल को इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा है USA और ईरान को। आप सबको पता है कि ईरान को जो है वो नहीं करने देते, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने देते। नॉर्थ कोरिया के साथ भी उनका ये मसला रहा, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट के साथ डिफरेंट मेजर स्टेट की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अचीव कर ली 2006 में। लेकिन स्टिल ईरान के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, और उसकी वजह से ईरान पे बहुत ज़्यादा सेंक्शंस, पाबंदियाँ लगाई हुई हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, और जो बाकी उसकी एलाइज, उसकी इत्तेहादी स्टेट्स हैं उन्होंने। तो ये न्यूक्लियर कंट्रोल जो है, इसकी इम्पोर्टेंस भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंक्रीज़ हो गई है विद ड्यू पैसेज ऑफ टाइम, particularly keeping in view the security of the globe। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Advances in the field of nuclear technology have a basic impact on the nature of current international relations। देखिए, टाइम के साथ साथ जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो भी एडवांस होती जा रही है। जैसे बाकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, उसी तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट होती जा रही है, और ये इम्पैक्ट कर रही है इंटरनेशनल रिलेशंस के जो नेचर है उसको। Progress in the development of nuclear weapon and the means of their delivery has in particular
brought about fundamental changes to the concept of security। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है कि ये जो डेवलपमेंट है न्यूक्लियर वेपन्स की, इसने किस चीज़ को चेंज किया है, सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है। टुडे नॉट अ सिंगल कंट्री can assure its own security in the conventional sense of word in the event of a total nuclear war. Neither the United States nor the Soviet Union can be considered an exemption। वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है, इसकी वजह से सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है और करंटली कोई भी स्टेट मुकम्मल तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो जो है सिक्योर है। The United States and the Russia, however, each have the capability to carry out large-scale retaliation and to destroy the enemy even after suffering a nuclear attack। चूँकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो रशिया हैं उनके पास जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बाकी स्टेट्स की निस्बत ज़्यादा है, ज़्यादा एडवांस्ड है, तो वो लार्ज स्केल पे रिटेलिएट कर सकते हैं। मतलब अगर उन पे पहले कोई बाहर का मुल्क या बाहर की ताकत हमला करती है तो उनके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। वो उस न्यूक्लियर अटैक को सफ़र करने के बावजूद वो सेकेंड स्ट्राइक की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। This fact makes it difficult for nuclear war or a conventional war which could lead to nuclear war to break out between the United States and Soviet Union। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसी रिटेलिएशन के खौफ की वजह से जो मेजर स्टेट्स हैं वो एक दूसरे पे अटैक की तरफ नहीं जाती और वहाँ से हमें एक न्यूक्लियर डेटरेंस का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। Moreover, it cannot be denied that this nuclear deterrence has been a fundamental factor in preventing the outbreak of direct armed conflict between the East and the West and in maintaining a balance between the two sides। न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो स्टेट्स के बीच में तब होती है जब दोनों स्टेट के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो और दोनों स्टेट्स जो है उनको उस थ्रेट का या उस सेकंड स्ट्राइक का अंदाज़ा हो। लेट्स सपोज कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में न्यूक्लियर डेटरेंस है, मैं आपको एग्जांपल कोट करके समझा देती हूँ। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर डेटरेंस है। कैसे न्यूक्लियर डेटरेंस है? दोनों स्टेट्स के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, राइट। इट मीन्स कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्स हैं हमारे पास, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उनके पास भी न्यूक्स हैं। दोनों के बीच में न्यूक्लियर डेटरेंस है। दोनों स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे को डेटर कर रहे हैं। इट मीन्स कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे को थ्रेट कर रहे हैं कि अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी तो इन रिटर्न जो दूसरी स्टेट है उसके पास भी वही कैपेबिलिटी है, वो भी इन रिटर्न उस पर वो यूज़ कर सकती है। तो इसको कहते हैं तब क्या होता है, तब दोनों स्टेट जो हैं वो रुक जाती हैं। फर्स्ट स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट पे अटैक करने से रुक जाती है। दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर डेटरेंस। तो कहते हैं कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है इसने प्रिवेंट किया है डिफरेंट जो डायरेक्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको, उनके आउटब्रेक को प्रिवेंट किया है। क्यों? क्योंकि स्टेट को ख़तरा होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक दूसरे से ख़तरा है कि अगर एक न्यूक्लियर अटैक इनिशिएट करेगा तो इन रिटर्न उस पर भी न्यूक्लियर अटैक इनिशिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे की पावर को डेटर कर रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस है ये स्टेट को रोकती है न्यूक्लियर अटैक करने से एक दूसरे पे। Furthermore, advance in nuclear technology involves the danger of nuclear proliferation। लेकिन वो कहते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कहते हैं स्प्रेड को, ठीक है। तो इससे जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या न्यूक्लियर स्प्रेड का जो डेंजर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को समराइज़ करें तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो करंट इंटरनेशनल ट्रेंड है कि न्यूक्लियर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ग्लोबल सिक्योरिटी
अगर हम ग्लोबल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो न्यूक्लियर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और स्टेट ने इस पे बहुत ज़्यादा काम भी किया है न्यूक्लियर कंट्रोल पे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एफर्ट्स टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग ईस्ट वेस्ट रिलेशंस। ईस्ट वेस्ट के रिलेशन को स्टेबलाइज करने की भी करंटली बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स की जा रही हैं। ईस्ट और वेस्ट के रिलेशंस ख़राब हुए कोल्ड वॉर में, एक ईस्टर्न ब्लॉक बन गया, एक वेस्टर्न ब्लॉक बन गया, और तब से इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चला आता है। However, in 1991, with the end of Cold War and with the collapse of Soviet Union, क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, दुनिया जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाती है। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब है हमें एक सुपर पावर नज़र आती है जो कि यूएसए था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल डायनामिक्स चेंज हुए हैं और वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलराइजेशन की तरफ चली गई है, जो हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है। तो रिलेशंस जो हैं वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में हमेशा से ख़राब रहे हैं, और इन दोनों रिलेशंस ईस्ट में हम देखते हैं कि रशियन ब्लॉक आ जाता है और वेस्ट में यूएस ब्लॉक आ जाता है, यूएस और उसके जो इत्तेहादी हैं, और ईस्टर्न ब्लॉक में ईस्ट और जो उसके इत्तेहादी हैं। तो करंट इंटरनेशनल सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट्स को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमें रिलेशंस को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने ज़्यादा रिलेशंस ख़राब होंगे उतना ज़्यादा जो ग्लोबल सिक्योरिटी है और ग्लोबल पीस है उसको थ्रेट है। तो स्टेट्स ने जो है वो इनिशिएटिव लिए, एफर्ट्स की कि वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको निगोशिएशन से रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। अगर रिज़ॉल्व कम्प्लीटली नहीं हो सकते तो वो उनको मैनेज करने की कोशिश करें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाएं, और देन दे मूव टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ये भी हमें जो ईस्ट वेस्ट रिलेशन को स्टेबलाइज या नॉर्मलाइज करने का एक एफर्ट नज़र आती है। इसके पीछे भी मैंने आपको बताया है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनामिक्स हैं, जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, जो रैपिडली चेंज हो रही है, वो मेजर इसकी वजह है। यहाँ पे अगेन वही बताया गया है कि ईस्ट और वेस्ट के रिलेशनशिप में जो एक टसल थी या टेंशन थी, उसकी मेजर वजह क्या थी? आइडियोलॉजिकल और सोशल सिस्टम उनके डिफरेंट थे। कम्युनिज़म को हमने डिस्कस किया है, कैपिटलिज्म को डिस्कस किया है। ये जो दो आइडियोलॉजी का डिफरेंस था या जो उनका पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम का डिफरेंस था, वो एक मेजर वजह बनी है। तो स्टेट्स ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया है, वो उन्होंने कोशिश की है कि अपने रिलेशंस को स्टेबलाइज करें, नॉर्मलाइज करें। नेक्स्ट जो करंट या कंटेम्प्रेरी ट्रेंड हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशन में नज़र आता है, दैट इज़ टू इंक्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ रिलेशंस। नॉर्थ और साउथ रिलेशंस को इम्प्रूव करना, उनको इंक्रीज करना। नॉर्थ कहते हैं डेवलप स्टेट्स को, और साउथ कहते हैं अंडर डेवलप या लेस रिलेटिवली डेवलपिंग स्टेट्स को। तो नॉर्थ और साउथ की रिलेशनशिप जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ और साउथ में relations carry much weight in current international relations. The basic issue in North-South relation is what kind of cooperation are possible between the North and the South in order to promote the development of the countries in South and raise the levels of income in these countries. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नॉर्थ साउथ रिलेशंस में है वो ये चीज़ अब मालूम करना है कि किस तरह दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में किस तरह की कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और वो कोऑपरेशन जो है वो साउथ की स्टेट्स को भी फ़ायदा दे जो अंडर डेवलप्ड
या अंडर प्रिविलेज स्टेट्स हैं उनको भी फ़ायदा दे और उनकी जो लेवल ऑफ इनकम है उसको इंक्रीज़ करने में मदद दे. The countries in the south have all concentrated their efforts on their respective national development and to this end have sought to obtain aid and expand their trade. अब साउथ की जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए अपनी ट्रेड को इंक्रीज़ करने की कोशिश की है. लेकिन हम देखते हैं कि जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं, जो डेवलप स्टेट्स हैं, वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं. उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो उनके पास इंडस्ट्रीज़ हैं. वो क्या करती हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और वो उनको साउथ में सेल करती हैं. हाउएवर जो रॉ मटेरियल है वो साउथ से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लोग. साउथ क्यों खुद एक्सट्रैक्ट करके खुद क्यों मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता? क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास वो इंडस्ट्री, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि दोनों स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कोऑपरेशन का रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि ये कि एक जो ब्लॉक है जो ऑलरेडी डेवलप्ड नॉर्थ है वो क्या करे, वो टैप करे साउथ के रिसोर्सेज को और उनको फिनिश प्रोडक्ट्स बना के दोबारा उन्हीं स्टेट्स को जो है वो हैवी प्राइसेस पे सेल करे. तो इस तरह से कॉपरेशन नहीं होती. कॉपरेशन तब होती है जब दोनों जो स्टेट्स होती हैं, या जो दोनों नॉर्थ और साउथ के ब्लॉक्स हैं, वो दोनों कुछ ना कुछ गेन कर रहे हो. इस तरह से हम देखते हैं कि जो बर्डन है वो सारा साउथ पे आ रहा है. तो स्टेट्स ने ये चीज़ रिकग्नाइज़ की, उनको एहसास हुआ कि नॉर्थ और साउथ के रिलेशनशिप में कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है और वो उस तरह की कॉपरेशन जिसमें दोनों जो हैं वो बेनिफिशरी हों, दोनों को फ़ायदा हो. तो ये एक जो ट्रेंड है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है जिसमें वो नॉर्थ और साउथ के रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. जब वो कहते हैं कि आप किसी एरिया में आते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ के आप रिसोर्सेज को लेके अपने मुल्क में फ़िनिश प्रोडक्ट्स बना के दोबारा उन्हीं स्टेट्स में सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली उनको सेल करते हैं सॉरी. तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से जो अंडर डेवलप स्टेट्स होती हैं उनमें एक रिजेंटमेंट पैदा होती है. ठीक है, उनके अंदर आपके ख़िलाफ़ एंटी सेंटिमेंट्स पैदा होते हैं. वो कहते हैं कि जी हमारे एरिया से हमारे ही सॉरी रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके फिर ये हमें ही इतना महंगा बेच रहे हैं. तो वो एक जो है वो सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं होते दूसरी स्टेट के अगेंस्ट. तो इन चीज़ों को भी ओवरकम करने के लिए स्टेट्स जो हैं वो कोशिश कर रही हैं. नॉर्थ और साउथ के बीच में जो गैप है इसको ब्रिज करने की अशद ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. लास्ट जो फैक्टर है हमारा, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, कि आप वर्ल्ड इकोनॉमी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, या वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है. द वर्ल्ड इकोनॉमी continued to grow and expand after World War II under the principles of free and open economy embodied in IMF and GATT system. This process witnessed an increase in the economic strength of Western Europe and Japan. ठीक है जी, यहाँ पे वो कहते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद में हमें नज़र आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी ने ग्रो करना और एक्सपेंड करना स्टार्ट किया. वर्ल्ड वार 2 के बाद ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF बना और गैट बना, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो बाद में WTO में वो हो जाता है, चेंज हो जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कहते हैं, गैट को. इसमें स्टेट्स ने क्या किया, स्टेट्स ने
फ्री ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश की। देखिए, ट्रेड जब आप दो या दो से ज़्यादा ममालिक के बीच में करते हैं तो आपको हैवी टैरिफ्स, जिनको हम टैक्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, हमें टैक्स ड्यूटीज़ पे करना पड़ती हैं, स्टेट्स को टैरिफ्स पे करना पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, ड्यूटी कॉस्ट भी उनमें शामिल हो जाती है। तो स्टेट्स ने वर्ल्ड इकोनॉमी में की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए फ्री ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। इस प्रोसेस से क्या हुआ, इस प्रोसेस ने वेस्टर्न यूरोपियन जो स्टेट्स थी और जो जापान था उसकी इकोनॉमिक अपलिफ्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। The new economic policy adopted by the United States in August 1971 and the oil crisis of 1973, the World Monetary and Trade Order, and accelerated the transformation of world economy. The sharp rise in crude oil prices caused the turmoil of serious inflation, a recession, and imbalances in international payments to affect many countries and produced a rapid increase in the revenues of oil production countries and the consequent imbalances in the distribution of financial resources. At the same time, move on the part of developing countries for a change of existing order intensified. 1973 में एक ऑयल क्राइसिस आता है जो स्टेट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, जिनकी इंडस्ट्री जो है वो ऑयल से चल रही होती है, उनकी इकोनॉमी को हिला के रख देती हैं। इस ऑयल क्राइसिस में क्या किया हुआ था, इस ऑयल क्राइसिस में जो स्टेट्स ऑयल प्रोड्यूस कर रही थी, मोस्टली उसमें मिडल ईस्टर्न स्टेट्स थी, उन्होंने क्रूड ऑयल की प्राइसेस को बढ़ा दिया था। जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्या होगा, आपको ऑयल महंगे दामों परचेज़ करना पड़ेगा और अपनी इंडस्ट्री को आपको रन करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो उससे वो कहते हैं कि जी इन जो डेवलप स्टेट्स या इंडस्ट्रियल स्टेट्स थी, इनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा धचका मिला था, लेकिन उनके बाद उन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना ली थी ताकि फ्यूचर में वो इसके इफ़ेक्टिव ना हो। In the background of these changes were increased international interdependence and the attendant international synchronization of economic fluctuations, making it necessary to pay due attention to these developments in managing the world economy. The constraints or raw material and the need for environmental protection have also become matter of great concern with the growth in the size of the economies of various countries and the development of new technology. क्रूड ऑयल जो ऑयल क्राइसिस आया था उससे हमें एक और फैक्टर नज़र आता है, इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंसी जो है उसकी हमें एक इम्पॉर्टेंस नज़र आती है कि किस तरह से इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंसी है अमंग वेरियस स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेवलप्ड और जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके बीच में भी इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंसी है, और किस तरह से जो इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंसी है ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कॉज कर सकती है दुनिया में, और किस तरह से जो डेवलपमेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी की वो इससे इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जो न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ थी या जो साइज़ ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज़ था वो भी इसके साथ साथ ग्रो किया है। The central issue in the international economy today is to how to overcome simultaneously recession and inflation and to restore the world economy and world trade to the path toward stable growth. आजकल वो कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी को जो सबसे ज़्यादा मसला है वो ये है कि रिसेशन और इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इट मीन्स कि जो महंगाई है दुनिया में उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और जो दुनिया की इकोनॉमी है उसको वापस अपने पाथ पे लाया जाए। आप देखें कि ऑलमोस्ट दुनिया के हर मुल्क में हमें
इन्फ्लेशन नज़र आती है। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। कुछ स्टेट्स में कम होती है, कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि पाकिस्तान। अब देखिए कि हर साल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, 200 300 400% तक पाकिस्तान में महंगाई होती है तकरीबन हर साल। तो कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, इसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को डिस्टेबलाइज किया हुआ है। और जो स्टेट्स हैं मेजर दुनिया की, वो क्या कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से इन्फ्लेशन को, रिसेशन को ख़त्म करके वर्ल्ड इकॉनमी को एक पाथ पे लाया जाए। और वो पाथ कौन सा हो? वो पाथ हो डेवलपमेंट का पाथ, ग्रोथ का पाथ, और सबसे इम्पॉर्टेंटली स्टेबलाइजेशन का पाथ। तो तमाम की तमाम जो स्टेट्स हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, डिफरेंट फोरम बनाए गए हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह रीजनल लेवल पे भी स्टेट्स ने जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बनाई हुई हैं जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करती हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, ये करंट और फ्यूचर ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डाइवर्सिफाई और कॉम्प्लेक्स करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप इस लेक्चर को सुनिएगा, ये हमारे सिलेबस का लास्ट लेक्चर है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी अगर कोई भी पॉइंट समझ आपको नहीं आ रहा। इसके अलावा अब हमारा फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।